आज हम बात कर रहे हैं भारत के अपने फाइटर जेट तेजस की। और ये सिर्फ एक प्लेन की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो 40 साल लंबे एक सपने की कहानी है, जिसमें स्ट्रगल था, पॉलिटिक्स थी और ढेर सारा ड्रामा भी था। हाँ, ड्रामा तो बहुत था। हमारे पास जो जानकारी है वो एक रिटायर्ड एयर कमोडोर के साथ हुई बातचीत पर आधारित है, जिन्होंने इस पूरी कहानी को बहुत करीब से देखा है। तो आज का बड़ा सवाल ये है, क्या तेजस की कहानी मुश्किलों पर जीत की एक शानदार मिसाल है, या ये सरकारी लेट लतीफी में फंसी एक ऐसी महत्वाकांक्षा है जो बस हाफते हाफते फिनिश लाइन तक पहुंची है? ये सवाल ही इस पूरी कहानी का दिल है, और इसे समझने के लिए हमें 1980 के दशक में जाना होगा। अच्छा। उस समय का लक्ष्य समझना बहुत जरूरी है। भारत सरकार ने ये नहीं कहा था कि चलो एक फाइटर जेट बनाते हैं। लक्ष्य कुछ और था। लक्ष्य बहुत बहुत बड़ा था। वाह, लक्ष्य सिर्फ एक फाइटर जेट बनाना नहीं था, बल्कि पूरी इंडस्ट्री खड़ी करनी थी। बिल्कुल। ये तो ऐसा है जैसे कोई कहे कि मुझे कार बनानी है, लेकिन पहले मैं टायर, इंजन और स्टील बनाने की फैक्ट्री लगाऊंगा। ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी लगता है। बिल्कुल, यही इसकी महत्वाकांक्षा का स्तर था। लक्ष्य था शून्य से, बिल्कुल स्क्रैच से, एक पूरा का पूरा स्वदेशी एडवांस्ड एविएशन टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम तैयार करना। पूरा इकोसिस्टम। हाँ, रडार, एवियोनिक्स, एयरफ्रेम, लैंडिंग गियर और हाँ, जेट इंजन भी। सब कुछ मेड इन इंडिया। ये सिर्फ एक विमान बनाने से कहीं ज्यादा मुश्किल और कहीं ज्यादा बड़ा सपना था। ठीक है, तो फिर यहीं से शुरू करते हैं। अगर सपना इतना बड़ा था, तो ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि 1983 में शुरू हुए एक प्रोजेक्ट को, जिसका मकसद था भारतीय वायुसेना के पुराने हो चुके मिग-21 विमानों को बदलना, उसे हकीकत बनने में 2016 तक, यानी लगभग 30-34 साल क्यों लग गए? 40 साल की इस पूरी कहानी में आखिर हुआ क्या? देखिए, जब आप एवरेस्ट पर चढ़ने का लक्ष्य रखते हैं तो रास्ते में बर्फीले तूफान तो आते ही हैं। तेजस के साथ भी यही हुआ। चुनौतियां आप कह सकते हैं दो तरह की थी। पहली थी तकनीकी बाधाएं। अच्छा। भारत में पहले कभी चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान नहीं बनाया था। कंपोजिट मटेरियल जैसी हल्की और मजबूत धातुएं डिजाइन करने से लेकर एक फ्लाई बाय वायर सिस्टम बनाने तक। ये फ्लाई बाय वायर क्या होता है? मतलब जो कंप्यूटर के जरिए विमान को कंट्रोल करता है। ये हर कदम एक पहाड़ जैसा था। ये वो तकनीकें थी जिन पर दुनिया के कुछ गिने चुने देशों का ही कब्जा था, और कोई भी उन्हें शेयर करने को तैयार नहीं था। और जाहिर है 1988 में पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे, उन्होंने हालात और भी मुश्किल कर दिए होंगे। बहुत ज्यादा। उन प्रतिबंधों ने हमें कई जरूरी कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजी से एकदम काट दिया। हमें हर चीज का जुगाड़ या तो खुद करना था या किसी और रास्ते से लाना था, जिसमें बहुत समय और पैसा बर्बाद हुआ। लेकिन ये तो सिर्फ तकनीकी चुनौतियां थीं। असली कहानी तो दूसरी तरह की चुनौतियों में छिपी है। यानी सिस्टम से जुड़ी समस्या है, नौकरशाही, लाल फीताशाही। बिल्कुल। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में फाइलों के ढेर और धीमी गति से चलने वाले दफ्तरों की तस्वीर आती है। क्या वाकई में इसका इतना बड़ा असर था? बिल्कुल, और शायद उससे भी ज्यादा जितना हम सोचते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये एक अंतहीन चक्र जैसा था। जैसे? मान लीजिए वैज्ञानिकों की टीम को एक खास तरह के सेंसर का टेस्ट करने के लिए विदेश से कोई उपकरण मंगवाना है। ठीक है। उसकी फाइल पहले एक टेबल पर जाएगी, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर वित्त मंत्रालय। इसमें 6 महीने से 1 साल लग जाता था। 1 साल सिर्फ एक उपकरण मंगवाने में? हाँ, और जब तक वो उपकरण आता तब तक दुनिया में उससे बेहतर टेक्नोलॉजी आ चुकी होती। अरे बाप रे। इसके अलावा एक और बड़ी समस्या थी वायुसेना की बदलती जरूरतें। अच्छा, वो कैसे? मान लीजिए वायुसेना ने 1985 में एक जरूरत बताई। 1995 तक दुनिया बदल गई, दुश्मन के पास नए विमान आ गए, तो वायुसेना ने कहा अब हमें इसमें ये नई मिसाइल लगाने की क्षमता चाहिए। तो पूरा डिजाइन फिर से बदलना पड़ता था? बिल्कुल। अब डिजाइन टीम को फिर से शुरुआत करनी पड़ती थी। डिजाइन बदलो, वेट बैलेंस ठीक करो, सॉफ्टवेयर दोबारा लिखो। ये लगातार लक्ष्य को बदलने जैसा था। इन सब में से कोई एक ऐसी खास चुनौती थी जिसे आप गेम चेंजर कहेंगी, जिसने प्रोजेक्ट की दिशा ही बदल दी? हाँ बिल्कुल। एक चुनौती जो सिर्फ एक पुर्जा नहीं बल्कि इस प्रोजेक्ट की आत्मा से जुड़ी थी, इसका इंजन। इंजन। भारत इस विमान के लिए एक स्वदेशी इंजन बनाना चाहता था, जिसका नाम था कावेरी। कावेरी। ये तो आत्मनिर्भरता के सपने का सबसे बड़ा प्रतीक रहा होगा। बिल्कुल। लेकिन कई सालों की कोशिशों और करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद कावेरी इंजन वो पावर और वो विश्वसनीयता नहीं दे पाया जो एक आधुनिक लड़ाकू विमान के लिए जरूरी है। 1 मिनट,
ये तो एक बहुत बड़ा झटका रहा होगा। मतलब अपने मेड इन इंडिया इंजन का सपना छोड़कर विदेशी इंजन अपनाना। बहुत बड़ा झटका था। क्या उस समय इस पर कोई बहस नहीं हुई? क्या इसे एक हार की तरह नहीं देखा गया? बहुत बड़ी बहस हुई थी। ये एक भावनात्मक और रणनीतिक दोनों तरह का फैसला था। एक तरफ प्रैक्टिकल लोग थे जो कह रहे थे कि विमान को उड़ाना ज्यादा जरूरी है, भले इंजन विदेशी हो। और दूसरी तरफ वो वैज्ञानिक और राष्ट्रवादी थे जो इसे आत्मनिर्भरता के सपने पर एक समझौते की तरह देख रहे थे। अंत में प्रैक्टिकल सोच जीती और अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन को चुना गया। लेकिन इस एक फैसले ने प्रोजेक्ट में कई साल और जोड़ दिए होंगे, है ना? बिल्कुल। नए इंजन को विमान के डिजाइन में फिट करना, उसके सारे सिस्टम्स को फिर से कैलिब्रेट करना, ये सब एक बहुत बड़ा और समय लेने वाला काम था। ये तो कमाल की बात है। मतलब इतनी दिक्कतें, प्रतिबंध, सरकारी देरी, कावेरी इंजन जैसा बड़ा झटका। ज्यादातर प्रोजेक्ट तो यहीं दम तोड़ देते। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये विमान न सिर्फ बना बल्कि आज हमारी वायुसेना का हिस्सा है? जरूर कुछ तो सही हुआ होगा। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी पलटती है। दो ऐसी बड़ी सफलताएं थी जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। अच्छा। पहला था मटेरियल साइंस के क्षेत्र में महारत हासिल करना। मटेरियल साइंस? हाँ, तेजस के डिजाइन में 45% तक कार्बन कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। ये क्यों एक बड़ी बात है? इसे ऐसे समझिए, ये मटेरियल स्टील से कई गुना मजबूत लेकिन एल्यूमिनियम से भी हल्के होते हैं। ओहो! इसका मतलब है कि विमान का ढांचा हल्का हो गया। हल्का होने का मतलब है कि वो हवा में ज्यादा तेजी से कलाबाजी कर सकता है, ज्यादा फुर्तीला हो जाता है। एकदम सही। हल्का मतलब वो हवा में डांस कर सकता है, वो ज्यादा हथियार या ईंधन ले जा सकता है और दुश्मन के रडार पर भी मुश्किल से पकड़ में आता है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। बहुत बड़ी, दुनिया भर में मानी जाने वाली कामयाबी। भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिनके पास ये क्षमता थी। दूसरी बड़ी सफलता? दूसरा था सफल परीक्षणों का सिलसिला। जब 2001 में पहली बार प्रोटोटाइप ने उड़ान भरी तो वो एक ऐतिहासिक पल था। मैं कल्पना कर सकती हूँ। उसके बाद सालों तक हर तरह के कड़े परीक्षण हुए। हवा में मुश्किल करतब करना, सुपरसोनिक रफ्तार पर उड़ना, ले जैसी ऊंची और मुश्किल हवाई पट्टी से उड़ान भरना और उतरना, और सबसे जरूरी, हथियार गिराने का टेस्ट। बिल्कुल, सटीकता से हथियार गिराने जैसे परीक्षण। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो हर सफल परीक्षण सिर्फ एक तकनीकी जांच नहीं थी, वो उन हजारों लोगों की मेहनत पर एक मोहर थी। बिल्कुल। सोचिए, 20 साल तक लैब में काम करने के बाद जब कोई वैज्ञानिक अपनी आंखों से अपने बनाए विमान को आसमान चीरते हुए देखता है तो वो सिर्फ एक उड़ान नहीं होती, वो एक तरह से दशकों के संघर्ष का इनाम होता है। सही कहा। हर सफल उड़ान पूरी टीम के लिए एक बहुत बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला पल था, जिसने वायुसेना के अंदर भी विमान को लेकर भरोसा पैदा किया और आखिरकार 2016 में पहली तेजस स्क्वाड्रन को शामिल कर लिया गया। हाँ, फ्लाइंग डैगर्स को औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल कर लिया गया। तो विमान अब सेवा में है। इसे लेकर अक्सर बहस होती है। एक पायलट के नजरिए से इसे समझते हैं। जब कोई पायलट इसके कॉकपिट में बैठता है तो उसे कैसा महसूस होता है? क्या ये वाकई एक वर्ल्ड क्लास मशीन है? हमारे स्रोत से मिली जानकारी एक बहुत ही संतुलित नजरिया पेश करती है। पायलट्स को ये विमान उड़ाने में बहुत पसंद है। अच्छा? वे कहते हैं कि ये बहुत फुर्तीला और संवेदनशील, मतलब रिस्पॉन्सिव है। यानी पायलट के दिए कमांड पर तुरंत और सटीक प्रतिक्रिया देता है। कुछ पायलट्स तो यहाँ तक कहते हैं कि ये विमान आपके दिमाग को पढ़ता है, आप जो सोचते हैं वो कर देता है। वाह! इसका कॉकपिट पूरी तरह से आधुनिक है, जिसे ग्लास कॉकपिट कहते हैं, जहां पुरानी सुइयों वाले मीटर्स की जगह बड़ी-बड़ी डिजिटल स्क्रीन्स होती हैं। तो पायलट को सारी जानकारी एक ही जगह मिल जाती है? बिल्कुल, एक नज़र में। तो उड़ाने के लिहाज से यह एक बेहतरीन मशीन है। लेकिन जाहिर है एक लेकिन तो होगा। हाँ, क्योंकि अगर सब कुछ इतना ही अच्छा होता तो इसकी आलोचना क्यों होती? स्रोत में उन 50 से ज्यादा कमियों का भी जिक्र है। 50! ये सुनने में तो बहुत खतरनाक लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि दरवाजे ठीक से बंद नहीं होते या कुछ और? हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कमियां ऑपरेशनल हैं। ऑपरेशनल मतलब? यानी जंग के मैदान में इसके प्रदर्शन से जुड़ी हैं। इनमें से दो सबसे बड़ी कमजोरियां हैं इसकी ऑपरेशनल रेंज और इसका पेलोड। रेंज और पेलोड? आसान भाषा में कहें तो ये एक बार में कितनी दूर तक जा सकता है और अपने साथ कितना वजन, जैसे कि बम और मिसाइल, ले जा सकता है। तो इन मामलों में ये थोड़ा पीछे है। हाँ, इन दोनों ही मामलों में तेजस MK1 यानी इसका जो पहला संस्करण है वो दुनिया के दूसरे इसी श्रेणी के विमानों से थोड़ा पीछे है। और ये कितना बड़ा मुद्दा है? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसे ऐसे समझिए,
आपके पास एक बहुत शानदार बॉक्सर है जो बहुत फुर्तीला है, उसके पंच बहुत सटीक हैं, लेकिन वो 12 राउंड के मैच में सिर्फ 6 राउंड तक ही लड़ सकता है। एकदम सही एनालॉग है। भारत जैसे देश के लिए, जिसे 2 मोर्चों पर लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ता है, एक फाइटर जेट की रेंज और हथियार ले जाने की क्षमता बहुत मायने रखती है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तो है, लेकिन इन खास मामलों में इसे अभी और बेहतर होने की जरूरत है। तो फिर इस सब का मतलब क्या है? जब हम इस 40 साल की लंबी कहानी को देखते हैं, एक ऐसा विमान जो उड़ाने में शानदार है लेकिन कुछ कमियों के साथ, तो इसका असल असर क्या हुआ? क्या ये सिर्फ एक विमान बनाने की कहानी है या इससे कुछ बड़ा हासिल हुआ? यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है, और यहीं पर हमें तेजस को एक अंतिम उत्पाद के तौर पर नहीं, बल्कि एक नींव, एक फाउंडेशन के रूप में देखना चाहिए। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी विरासत वो विमान नहीं है जो आज उड़ रहा है, बल्कि वो ज्ञान, वो अनुभव और वो सबक हैं जो इसे बनाने की प्रक्रिया में मिले। मतलब जो नो-हाउ मिला। बिल्कुल। दशकों के संघर्ष ने भारत के एरोस्पेस इकोसिस्टम को वो सिखाया जो कोई विदेशी किताब या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं सिखा सकता था। यानी ये भविष्य के लिए एक लॉन्च पैड की तरह है, एक तरह की यूनिवर्सिटी जहां भारत ने फाइटर जेट बनाना सीखा। बिल्कुल सही शब्द है, लॉन्च पैड। ये भविष्य के और भी उन्नत प्रोजेक्ट्स के लिए एक मजबूत आधार है। आज हम तेजस के बेहतर संस्करणों जैसे तेजस MK1A की बात कर रहे हैं, जिसमें इन शुरुआती कमियों को दूर किया गया। हाँ, और इसके बाद तेजस MK2 आएगा जो और भी बड़ा और शक्तिशाली होगा। और इन सब से ऊपर भारत अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान यानी महत्वाकांक्षी AMCA, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जी, उस पर काम कर रहा है। ये सब कुछ तेजस के अनुभव के बिना संभव नहीं होता। तो इस लिहाज से असली सफलता सिर्फ एक विमान नहीं है, बल्कि एक आत्मनिर्भर रक्षा इकोसिस्टम बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। तो जब हम इस पूरी कहानी का सार निकालते हैं, 40 साल का एक सपना जो बड़ी चुनौतियों, सरकारी देरी, तकनीकी सफलताओं और अंत में एक ऑपरेशनल फाइटर जेट के रूप में सामने आया, तो अंत में ये एक सफलता थी या असफलता? हमारे स्रोत इसे बहुत दिलचस्प तरीके से बयां करते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप तेजस को एक परीक्षा के परिणाम की तरह देखें, तो ये वो छात्र है जो 40 साल लगाकर पास तो हुआ, लेकिन फर्स्ट डिवीजन से चूक गया। दिलचस्प। तो क्या वो फेल है? नहीं। क्या वो टॉपर है? बिल्कुल नहीं। तो फिर वो क्या है? इसीलिए ये एक सशर्त सफलता है, मतलब क्वालिफाइड सक्सेस। सफलता कुछ शर्तों के साथ। ये इस बात का प्रतीक है कि भारत बड़े सपने देख सकता है और उन्हें पूरा करने की क्षमता भी रखता है, भले ही रास्ता लंबा, मुश्किलों और सबकों से भरा हो। और शायद यही सबसे बड़ा सबक है। तेजस की कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी दुविधा के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। एक तरफ है स्वदेशी तकनीक विकसित करने की धीमी, अक्सर निराशाजनक प्रक्रिया जिसमें दशकों लग जाते हैं, और दूसरी तरफ है राष्ट्रीय सुरक्षा की तत्काल जरूरत, जिसके लिए कई बार हमें तुरंत दुनिया से एडवांस्ड सिस्टम आयात करने पड़ते हैं। ये एक बहुत बड़ा तनाव है, हमेशा रहता है। तो सोचने के लिए सवाल ये है कि भारत जैसे देश के लिए आत्मनिर्भरता, जिसमें बहुत समय और धैर्य लगता है, और आज के खतरों के लिए हर पल तैयार रहने की जरूरत के बीच सही संतुलन क्या होना चाहिए?